हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक स्टडी विद एचपी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की थी और हमने आपसे कहा था कि हम 3 वीडियो में आपको पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करा देंगे। चाहे आप UPSSC PET की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSI की तैयारी कर रहे हो। तो 2 वीडियो हमने कवर कर चुका है। तो आज हमारा इस भूगोल का आखिरी वीडियो होगा और आज आपका भूगोल का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे, हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज के वीडियो का चक्रवात। तो चलिए चक्रवात के बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिए, कथन दिया हुआ है ए, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है। ये कथन दिया हुआ है। इसका कारण दिया हुआ है दोस्तों, हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। तो अगर आप देखिए दोस्तों, थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे। तो कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है दोस्तों। तो जो कथन आर है हमारा, वह कथन ए की क्या करता है दोस्तों, सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं दोस्तों। यह जो चक्रवात है यह उठते हैं हमारे कहाँ पर, कैरेबियन सागर में यह उठते हैं। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली कहा जाता है दोस्तों किसे, तो यूएसए में दोस्तों जो टॉर्नेडो एली है वह कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समान रूप से टॉर्नेडो संबंध है दोस्तों, मतलब टॉर्नेडो संबंधित है दोस्तों कहाँ से, तो यह संबंधित है हमारा कहाँ से, यूएसए से यह हमारा संबंधित है। चलिए टॉर्नेडो, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो जो टॉर्नेडो की तीव्रता है दोस्तों, उसको मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं क्या, फुजिटा स्केल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों कौन सा, तो चीन सागर। चलिए, जो अब हमारा ऑस्ट्रेलिया का संबंध है, तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध है हमारा किससे, तो विली विली से हमारा ऑस्ट्रेलिया का संबंध। चीन का संबंध दोस्तों किससे है, तो टाइफून से है। भारत का संबंध दोस्तों चक्रवात से है और संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध हरिकेन से है। ये अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। तो विली विली है दोस्तों, तो विली विली क्या है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अभी हमने यहाँ पर देखा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो बागियो चक्रवात संबंधित है, तो यह जो चक्रवात है दोस्तों यह संबंधित है हमारा फिलीपींस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों किसे, तो साफिर सिम्पसन मापक का दोस्तों प्रयोग किया जाता है किसके लिए, हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए। अगला प्रश्न, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट दोस्तों सूचक है किसकी, तो तूफान की यह सूचक है। चलिए, नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, नरगिस चक्रवात से। तो जो नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है वह है हमारा म्यांमार। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है हमारा समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं आज के वीडियो का। तो आज के वीडियो का दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, तो आर्द्रता हमारा दूसरा टॉपिक है आज का। चलिए पढ़ते हैं कथन पहले। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है, कथन है। कारण पढ़ते हैं। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। चलिए, तो अगर आप देखिए दोस्तों, तो यह जो कथन ए है और कारण आर है, यह दोनों हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। और जो कारण हमारा आर है वह कथन ए का दोस्तों सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला दोस्तों होता है, तब हमारा आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों वायु दाब के बारे में। चलिए देखते हैं। तो कथन पढ़ते हैं इसका। दोनों गोलार्धों के 60 से 65 अंश अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती हैं। कारण देख लेते हैं। तो निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं।
तो दोस्तों हमारा इसका कथन ए बिल्कुल सही है, परंतु जो आर है कारण वह हमारा गलत है। सत्य कथन है दोस्तों, पढ़ते हैं। तो सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधियों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। वायु दाब सबसे कम होता है दोस्तों किस ऋतु में? तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है क्या? वायु दाब। अब समय है दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम पढ़ेंगे हमारा बादल के बारे में। तो वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों कौन सा बादल? वर्षा स्तरीय बादल। आइए अगला देखते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है दोस्तों कौन से? पश्चात स्तरीय। अगला देखते हैं। मेघ गर्जन के कारण है दोस्तों क्या? तो संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा। चलिए दोस्तों अब समय है कि अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम पढ़ेंगे हवाओं के बारे में। चलिए कथन दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। और इसका कारण दिया हुआ है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरिओलिस प्रभाव से होता है। देखिए दोस्तों कथन ए भी सही है, कारण ए भी सही है, और जो कथन ए है दोस्तों उसका सही स्पष्टीकरण करता है हमारा क्या? तो कारण आर। चलिए अभी कथन पढ़ते हैं। तो ए हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वामावर्त होते हैं। कारण देखते हैं। तो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरिओलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें ए गलत है, परंतु आर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है। क्योंकि दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की तुलना में जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्या है? हमारा भूखंड हमारा बिल्कुल कम है, ज़्यादा नहीं है। गरजती 40 प्रचंड 50 एवं चीखता 60 है। तो यह क्या है दोस्तों? यह हमारे दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनों के नाम दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तूफानी 40 के बारे में सत्य कथन है। तो जो हमारी तूफानी 40 है उसके बारे में दोस्तों सत्य कथन है कि ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लंबी 40 पवनें प्रभावित होती हैं दोस्तों कहाँ से? तो हिंद महासागर में ये प्रभावित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वह सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य प्रवाहित होती हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या? तो रोंगिंग फोर्टिज उन्हें कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चीनुक हवाओं के कारण दोस्तों क्या होता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। किसके कारण? चीनुक हवाओं के कारण। कहाँ पर? तो दक्षिणी अमेरिका के मध्य मैदान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है दोस्तों क्या? तो पृथ्वी का घूर्णन कारण है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च दाब क्षेत्र के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें हैं दोस्तों कौन सी? व्यापारिक पवनें। चलिए पवनों का मौसमी उत्क्रमण प्ररूपी अभिलक्षण है दोस्तों किसका? मानसूनी जलवायु का यह हमारा प्ररूपी अभिलक्षण है। चलिए दोस्तों अब हमारा समय हो गया है कि अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम पढ़ेंगे हमारा वन के बारे में। चलिए विश्व वन क्षेत्र में से एक फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, वह है दोस्तों शीतोष्ण शंकुवृक्षीय वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन पाए जाते हैं वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, तो वह देश है हमारा कौन सा? तो भूटान हमारा वह देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पर? ब्राज़ील में। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन है उष्णकटिबंधीय वन। और पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं दोस्तों कहाँ पर? तो विषुवत रेखा के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। टैगा वन विशिष्टता है दोस्तों समशीतोष्ण क्षेत्र की। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है दोस्तों अमेजन बेसिन में। सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित देश है दोस्तों जापान। कोणधारी वन पाए जाते हैं 56 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में। और शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में।
अफ्रीका का वह देश जिसमें सघन उष्णार्द्र वन है दोस्तों, वह है हमारा आइवरी कोस्ट। चलिए दोस्तों, अब समय है कि अब हम पढ़ेंगे विश्व जलवायु के बारे में। चलिए इसे पढ़ना हम शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्या है इसमें। तो अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता का कारण है दोस्तों पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपों के अंतस्तकों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण है दोस्तों भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, इसका कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है हमारा अक्षांश। अगला देखते हैं। तो पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है दोस्तों क्या, शुष्क प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में। आगे देखते हैं। वह भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं दोस्तों। देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। कोष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार, ओक वृक्ष वह क्षेत्र है दोस्तों क्या, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की यह सारी हमारी विशेषताएं दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है दोस्तों क्या, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु इसकी मुख्य विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। तो कथन आया हुआ है एक विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। कारण देखते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु जो हमारा आर है वह कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका का वह नगर जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है वह है दोस्तों कौन सा, न्यूयॉर्क। अगला पढ़ते हैं। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। यह सबसे अच्छा वर्णन है दोस्तों कहाँ का, तो मध्य एशियाई स्टेप क्षेत्र का। आगे पढ़ते हैं। वह देश जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है दोस्तों वह हमारा कौन सा देश है, वह है हमारा नॉर्वे। अगला पढ़ते हैं। आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु विशेषता है दोस्तों किसकी, इटली की। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है दोस्तों कब, शीत जाड़े ऋतु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया हुआ है उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। कारण है इसका दक्षिण पश्चिम हवाएं वर्ष भर उत्तर पश्चिम यूरोप के ऊपर बहती हैं। तो अगर आप देखें दोस्तों तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला पढ़ते हैं। दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसून जलवायु। चलिए अगला। जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है दोस्तों। तो भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिम यूरोपीय जलवायु बिल्कुल सही क्रम है। संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है दोस्तों क्या, बरखोयांस्क। चलिए अगला पढ़ते हैं। तो एल नीनो बनता है दोस्तों कहाँ पर बनता है, या तो यह हमारा बनता है प्रशांत महासागर में। और हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं कहाँ पर, बहुत कम ताप पर यह उगते हैं हमारे। चलिए अब समय है कि अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मृदा के बारे में। चलिए अब मृदा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है दोस्तों कहाँ पर, चिकनी मिट्टी में। अगला पढ़ते हैं। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें दोस्तों क्या होता है, चूना पत्थर। अगला पढ़ते हैं। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में, यह बहुत ही बड़ी समस्या है। अगला पढ़ते हैं। तो हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं दोस्तों कहाँ पर, क्षारीय मिट्टी में। चलिए अगला पढ़ते हैं। मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है दोस्तों जंतुओं तथा यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पति की मृत्यु द्वारा। चलिए अगला। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है दोस्तों पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में। चलिए दोस्तों अब समय है, अब हम पढ़ेंगे प्रजाति और जनजातियों के बारे में। चलिए
तो खानाबदोश जनजाति के लोग दोस्तों सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ पर? तो यह जो दोस्तों सर्वाधिक पाए जाते हैं यह हमारा पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। खानाबदोश की बात करें दोस्तों तो खानाबदोश वह होता है जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है रहने का, वह काम और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं खानाबदोश। चलिए अगला प्रश्न। ऋतु प्रवास शब्द का उपयोग होता है जब मानव एवं उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर होता है, तब हम ऋतु प्रवास शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला पढ़ते हैं। नवीनतम मानव समझा जाता है तो क्रोमैग्नन मानव को दोस्तों नवीनतम मानव समझा जाता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है दोस्तों कब? 15 करोड़ वर्ष पूर्व। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है दोस्तों उसे हम कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है वह हमारा काकेशियाई जिप्सी लोगों का मूल स्थान था भारत। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती है कहाँ पर? तो कांगो घाटी में पाई जाती है। पिग्मी पाए जाते हैं दोस्तों विषुवत रेखीय वनों में। अगला पढ़ते हैं। पिग्मी कजाग मसाई एवं लैप्स में से घुमक्कड़ जनजाति नहीं है दोस्तों, कौन सी? पिग्मी। चलिए आगे पढ़ते हैं भाषाएं। अब हम बात करेंगे भाषाओं के बारे में, तो पढ़ते हैं। तो एस्पेरांटो दोस्तों है, तो एस्पेरांटो क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों क्या? मंदारिन चीनी। चलिए वह देश जिसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है वह है हमारा कांगो गणराज्य। सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में शामिल है दोस्तों क्या? मलय, तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन एवं चाइनीज। चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल में हमारा पहला टॉपिक आता है कृषि एवं पशुपालन। चलिए अब इसको पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। तो विश्व का वह देश जो गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो वह है हमारा चीन। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है दोस्तों कितना? तो हमारा दूसरा स्थान है भारत का, किसमें? धान उत्पादन में। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं दोस्तों कहाँ पर? भारत में। वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है दोस्तों वह है हमारा जापान। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है दोस्तों कहाँ पर? चीन में। और विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहाँ पर? फिलीपींस में। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील। विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है दोस्तों भारत। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक है फ्रांस एवं रूस। और वह देश जिसमें चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है दोस्तों यूक्रेन में तैयार किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है चीन में। और कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 विश्व में सर्वाधिक है दोस्तों किसका? ऑस्ट्रेलिया का। चलिए अगला देखते हैं। वह देश जो अरंड तेलबीज का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है दोस्तों वह है हमारा भारत देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों भारत। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। विश्व में फल उत्पादक के रूप में भारत का स्थान है दोस्तों दूसरा। और तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है दोस्तों किसका? हमारा चीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथन है, तो चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है, ज्वार दोस्तों। तो अगला पढ़ते हैं। तो विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। और विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं, वह है हमारे थाईलैंड और इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि बंद कर दी गई, पर्ण कीट रोग के कारण दोस्तों श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि हमारी बंद कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। तो विश्व में कहवा के दो अग्रणी उत्पादक हैं, ब्राज़ील तथा वियतनाम। आगे देखते हैं। तो विश्व के कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है दोस्तों कौन सा? तो हमारा ब्राज़ील। और विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है दोस्तों कौन सा? तो केन्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूएसए में कोना कॉफ़ी का उत्पादन होता है दोस्तों हवाई में।
और वह कृषि क्षेत्र जिसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है वह है हमारा व्यापारिक बागवानी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, तो एक फसली कृषि विशेषता है दोस्तों, व्यापारिक अन्य कृषि की हमारी विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। चलवासी कृषि है दोस्तों चेना, झूमिंग और मिल्पा इत्यादि। तुंग्या कृषि जहाँ की जाती है वह है दोस्तों म्यांमार में हमारी तुंग्या कृषि की जाती है। चलिए कथन पढ़ते हैं, तो एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। कारण है नाइट्रोजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों। तो अगर इसको हम देखना चाहें, कथन ए भी सही है, आर भी सही है। जो आर है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। चलिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोसोपिरिलस और नीलहरित शैवाल। चलिए अगला देखते हैं, तो एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है दोस्तों किसके लिए, तो चारोल के लिए उपयोग किया जाता है। जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों एजोला। और धान के फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों क्या, नीलहरित शैवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अफ्रीका में मूंगफली प्रमुख फसल है दोस्तों किसकी, गैम्बिया की। मूंगफली का मूल स्थान है दोस्तों ब्राज़ील। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह पैदा होता है दोस्तों कहाँ पर, चीन तिब्बत में। शहतूत शाल बनाई जाती है चीरू के बालों से। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है शहद के उत्पादन से। विटीकल्चर संबंधित है हमारी अंगूर के उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है दोस्तों चीन में। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया, मैड काउ रोग ने। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है दोस्तों भारत। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है दोस्तों भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। मक्का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों किसे, क्यूबा को। तो दोस्तों अब समय है, अब हम बात करेंगे खनिज की। तो खनिज में पहला आता है हमारा कोयला। कोयला के बारे में अब हम देखेंगे। कोयला एक उदाहरण है परतदार चट्टानों का। कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, जीवाश्मिक फ्यूल ईंधन। सत्य कथन है, सत्य कथन पढ़ते हैं जल्दी से। चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश है। चलिए डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए, तो कोयला के लिए यह हमारा प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में अग्रणी देश है दोस्तों कौन सा, तो हमारा यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला पढ़ते हैं, तो विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है दोस्तों चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला पढ़ते हैं, तो रूस बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है हमारा कहाँ का, जर्मनी का। तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कोयला पाया जाता है कहाँ पर, अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है दोस्तों चीन। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह है हमारा कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क, तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है हमारी लौह। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है चीन। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक है चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। चलिए अगला टॉपिक है हमारा अन्य खनिज, पढ़ते हैं इसको। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। और कथन आया हुआ है एक, इसको भी पढ़ते हैं। विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है और इसका कारण है, इसका कथन ही दिया हुआ है दोस्तों, दोनों कथन या कारण नहीं दिया हुआ है इसमें। तो चिली विश्व के विशालतम पोफरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। तो ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वह हमारा ए का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए अगला पढ़ते हैं अब हम। तो अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ समुद्री बंदरगाह नहीं है जिससे व्यापार नहीं हो पाता है ठीक तरह से।
अगला पढ़ते हैं, जापान लगभग आत्मनिर्भर है दोस्तों किसमें, तांबा में। विश्व में स्वर्ण उत्पादन का सही अवरोही क्रम है, तो सही अवरोही क्रम देखते हैं हम, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चौथे नंबर पर आता है अमेरिका। अगला पढ़ते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। कुलगार्नी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और जोहान्सबर्ग विख्यात है दोस्तों स्वर्ण खनन हेतु। और वह देश जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है वह है हमारा स्विट्जरलैंड। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। और बॉक्साइट कच्ची धातु है एल्युमिनियम की। ये अगला प्रश्न देखते हैं, तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों चीन। टीन मिलता है प्लासर निक्षेपों में। और संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक है दोस्तों चीन। संसार के 3 अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादकों का सही क्रम अवरोही क्रम पूछा है इसमें, तो सऊदी अरब, यूएसए और रूस बिल्कुल सही अवरोही क्रम है। आगे पढ़ते हैं, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है सऊदी अरब। अगला पढ़ते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में। वह देश जो गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है हमारा यूएसए। अगला पढ़ते हैं, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का अभिप्राय है यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है, यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला पढ़ते हैं, तो वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन नामक व्यावसायिक समझौता हुआ था किसके बीच, तो ईरान एवं पाकिस्तान के बीच यह समझौता हमारा हुआ था। अगला पढ़ते हैं, वह देश जिसमें 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था, तो हमारा रोमानिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला पढ़ते हैं, जैव ईंधन बनाया जा सकता है दोस्तों गन्ना, मक्का, सोयाबीन और रेपसीड एवं जेट्रोफा से। चलिए अगला टॉपिक है यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में पढ़ते हैं। संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक है कजाकिस्तान। वह देश जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है कनाडा। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश है कजाकिस्तान। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं ऑस्ट्रेलिया में। और विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा को। वह खनिज जिसमें रेडियम प्राप्त किया जाता है पिचब्लेंड। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है वह है हमारा कनाडा। तो दोस्तों हमारा भूगोल का सिलेबस पूरा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अब हमने भूगोल 3 वीडियो में पूरा ख़त्म कर लिया और अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।